प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बेटा सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान वाला चैप्टर। इसमें हमारे 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज हम चौथा पढ़ेंगे। तो उसमें आपका थोड़ा सा चैप्टर रह गया था, जिसमें अपन ने सबसे पहले तो पढ़ा था सूर्य विकिरण, पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप की भिन्नता किस प्रकार से होती है, वायुमंडल में तापमान और शीतलन किस प्रकार से होता है। उसके बाद में पढ़ा था पृथ्वी का ऊष्मा बजट। फिर पढ़ा था हमने तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। आज हम इसमें पढ़ेंगे बेटा अपन के थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, और उसमें हम पढ़ेंगे तापमान का वितरण, तो तापमान के वितरण की अगर अपन बात करते हैं बेटा, पूरे वर्ल्ड में जो तापमान का वितरण का जो पता लगाया जाता है वो ज्यादातर है जनवरी और जुलाई। इन 2 महीनों से ही इसका पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये 23.5 कर्क रेखा, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। भाई तापमान की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको जो सबसे अधिक प्रभावित करने का काम करते हैं वो क्या करते हैं, अक्षांश। अक्षांश इसको सबसे अधिक प्रभावित करने का काम करते हैं। अक्षांश में अपन ने देखा था कि ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री से जैसे जैसे अपन क्या है ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, यहाँ 90 डिग्री हो गया, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या है टेम्परेचर में क्या है, तापमान में कमी होती चली जाएगी। इसको जब अपन मानचित्र पर पढ़ते हैं तापमान के वितरण को, तो इसमें समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को, समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। भाई सबसे अधिक जो सूर्य तापमान का वितरण है वो हमारी पृथ्वी को सबसे अधिक प्रभावित करने का काम करता है। वो क्या करते हैं, अक्षांश करते हैं। समान तापमान को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहते हैं। अब इसकी जब बात करते हैं बेटा, तो हमारी पृथ्वी पर भाई संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें जो सबसे अधिक अगर अपन कंडीशन देखते हैं, भाई कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध पर इस पर ये वाला जो भाग है, भाई ये भूमध्य रेखा से अपन के 0 डिग्री है, उसके बाद ये जो सारा भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक क्या है, स्थल भाग ज्यादा है। क्या है, स्थल भाग ज्यादा है। और स्थल भाग ज्यादा है तो यहां पर
एक प्रकार से अगर अपन बात करते हैं बेटा, समुद्री धाराओं का प्रभाव यहाँ स्पष्ट होता है। समुद्र में जो धाराएं बहती हैं उनका प्रभाव यहाँ क्या है, स्पष्ट दिखाई देता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है, फेरियालिस बल के, फेरल का नियम या कोरियालिस बल के अकॉर्डिंग। तो अपन देख सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर पर इसको सबसे अधिक देखा जा सकता है तापमान। और इसमें कोष्ण महासागरीय धाराएं, गल्फ स्ट्रीम, भाई दुनिया की जो सबसे गर्म जलधारा का नाम है वो उसका नाम है बेटा गल्फ स्ट्रीम, और सबसे ठंडी जलधारा का नाम है लेब्राडोर। तो इनके प्रभाव हमको वहां पर दिखाई देते हैं। समताप रेखाएं जिधर की ओर मुड़ेंगी वहां से सतह के ऊपर जाने पर तापमान धीरे से क्या है, तेजी से क्या है, कम होने लगता है। लेकिन जब ये यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो इनका प्रभाव जो सबसे अधिक जो दिखाई देता है वो साइबेरियाई क्षेत्रों में। कहाँ दिखाई देता है? साइबेरिया के मैदानी क्षेत्रों में तापमान का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जनवरी के मासिक तापक्रम में विषुवत रेखीय महासागर में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक होता है, जबकि उष्ण कटिबंधों में 24 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहां देखा जा सकता है। तो 20 डिग्री से और 0 डिग्री तक यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 से और -48 तक टेम्परेचर चला जाता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो थी उत्तरी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध की अगर अपन बात करते हैं, भाई दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल ज्यादा है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल भाग ज्यादा है, और जल भाग ज्यादा है तो यहां पर भी तापमान का प्रभाव सबसे अधिक कहां पड़ेगा, महासागरों पर। तो महासागरों पर भी इसकी कंडीशन अपन को देखने को मिलती है, जो समताप रेखाएं लगभग समान अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा यहां भिन्नता कम देखने को मिलती है। वही यहां जो समताप रेखाएं होती हैं 20 डिग्री से और 10 डिग्री के मध्य में, तो यहाँ समताप रेखाओं पर 35 डिग्री से 45 दक्षिणी अक्षांशों में तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में समानता पाई जाती है। कहने का भावार्थ है कि यहाँ विषुवतीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। एशिया के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ स्थलीय भागों पर 30 डिग्री, उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री दक्षिण सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। 40 उत्तरी और 40 दक्षिण अक्षांश और तापमान 10 डिग्री से भी अधिक दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो तापांतर देखने को मिलता है, सर्वाधिक हमारी पृथ्वी पर तापांतर देखने को मिलता है वो यूरेशिया महाद्वीप। अब यूरेशिया कौन सा क्षेत्र कहलाता है? यूरोप, और एशिया का जो मिला भाग है वो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि तापमान का मुख्य कारण क्या है? महाद्वीपीयता। यानी सबसे अधिक तापमान का कारण महाद्वीपीयता, यानी महाद्वीपों पर तापमान अत्यधिक देखने को मिलता है। कारण क्योंकि जो भूमि होती है वो जल्दी तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, लेकिन इसका प्रभाव जल पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ये था आपके कि पूरे वर्ल्ड में तापमान का जो वितरण ज्ञात किया जाता है। अब इसमें ये चैप्टर थोड़ा आपका टफ है बेटा, इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है। अपन को ये ध्यान रखना है कि विश्व का जो वितरण, तापमान का वितरण जो ज्ञात किया जाता है किस महीने से ज्ञात किया जाता है, तो जनवरी और जुलाई के महीने से तय किया जाता है।
मेन चीज है कि तापमान का वितरण मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्धों में बांटा गया है। तो भूमध्य रेखा से अपन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे या नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर क्या तापमान के वितरण में क्या ऑटोमेटिकली भिन्नता पाई जाती है। अब उसके भी दो कारण बताएंगे। तो तापमान का कारण में महाद्वीपता का कारण है, तो उसका कारण होता है कि अपन के उत्तरी गोलार्ध स्थलभाग ज्यादा है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जल की मात्रा अत्यधिक है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि बेटा तापमान का वितरण हमारी पृथ्वी पर एक समान न होकर कैसा है, अलग अलग है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। इसके बाद में इसमें छोटा सा चैप्टर और है बेटा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो इस पार्ट का आपका लास्ट चैप्टर है बेटा, तापमान का विद्युतक्रमण। तापमान का विद्युतक्रमण भाई अपन देखते हैं, हमने पढ़ा भी है कि पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, भाई मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या आ जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। क्या जाती है, कमी आ जाती है। भाई नियम तो ये कहता है कि तापमान में क्या होनी चाहिए, ऊंचाई के साथ बढ़ने पर कमी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तापमान में कमी होने के बजाय उसमें क्या है, टेम्परेचर क्या है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की बदली हुई अवस्था को, इस प्रकार की बदली हुई अवस्था को क्या कहते हैं, तापमान का विद्युतक्रमण कहते हैं। भाई मैंने अभी आपको बताया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर उसमें टेम्परेचर में क्या होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होकर और उसमें क्या होता है, तापमान बल्कि क्या है, तापमान घटने के बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, तापमान का विद्युतक्रमण के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या होता है, ऐसी भी घटना कंटिन्यूअस नहीं होती है भाई, कभी कभी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा के लिए होगा, तो ऐसी घटना भी क्या है, कभी कभी देखने को मिलती है। अब ये एक सामान्य घटना है। अब इसके कारण बताएं कि कारण कौन से होते हैं। सर्दियों में मेघविहीन लंबी रात, सर्दियों में मेघविहीन लंबी रात तथा शांत वायु विद्युतक्रमण के लिए आदर्श दशाएं। यानी कहने का मतलब है, अब जैसे अपन यहाँ सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी की जो रातें होती हैं उसमें इस प्रकार की स्थिति बनती है। और इसमें भी क्या होनी चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए। शांत वायु का मतलब है कि अपन देखते हैं अपन की सर्दियों में हवाएं कम बहती है कम। तो दो कंडीशन इसमें बनती है तापमान के विद्युतक्रमण में। भाई पहली कंडीशन तो बनेगी जब तापमान का विद्युतक्रमण कब होगा, सर्दी की रातें होंगी। और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, शांत वायु, यानी कि हवाओं का वेग हमें दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में तापमान का विद्युतक्रमण होता है। अब ये इसका प्रभाव हमारे भूपृष्ठ पर अधिक देखने को मिलता है। भूपृष्ठ का मतलब है कि हमारी पृथ्वी पर जो स्थल भाग है वहां पर अत्यधिक देखने को मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान का विद्युतक्रमण होना एक सामान्य बात है। जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान का विद्युतक्रमण पूरे वर्ष भी देखा जा सकता है। यानी पूरे साल भर, क्योंकि अपन ने पढ़ा है ध्रुवीय क्षेत्रों पर हमेशा बर्फ रहती है, तो वह बर्फ रहने के कारण उसका प्रभाव हमेशा साल भर अपन देख सकते हैं। बाकी हमारे जो स्थलीय भाग है वहां पर जो सबसे अधिक प्रभाव इसका होगा सर्दी की रातों में।
इसके अलावा हमारी पृथ्वी पर जहां धुआं, धूलकण, इसके जो कण होते हैं उनके नीचे भी हजारों प्रकार के कण उसमें मिल जाते हैं, जिससे अपन के सर्दियों के समय में आपने देखा है धुंध, तुषार, कोहरा, इस प्रकार की घटना होना एक सामान्य घटना है। तो इसके कारण क्या है, अब ये विद्युतक्रमण की घटना भी क्या है, कुछ क्षणों के लिए होती है, कुछ घंटों के लिए होती है। सूर्य के ऊपर चढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ ये समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आएगा वैसे वैसे इसमें क्या है, कमी होती चली जाएगी। पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अफवाह के कारण, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अफवाह के कारण विद्युतक्रमण की उत्पत्ति होती है। कभी कभी अपन के जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र होते हैं बेटा, उनमें भी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हुई हवा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है। भाई अपन जल की तरह कार्य क्या करेगी, क्योंकि जहां जल अत्यधिक होगा तो वहां क्या वायुदाब अत्यधिक होगा, तो हवाएं किधर से जल की स्थल की ओर बहेंगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं रात के समय क्या है, ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे हो जाते हैं तो उनका प्रभाव क्या है, नीचे स्थलीय भागों पर देखने को मिलता है। भाई उसका कारण मैंने आपको बताया था, जैसे अपन के यहाँ जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर इस समय अपन के यहाँ बर्फ गिर रही है, तो ठंडी बर्फ तो गिर रही है वहां, लेकिन उसका प्रभाव हमारे राजस्थान तक दिखाई देता है। वो हवाएं धीरे धीरे अपन के इधर की ओर बहने का काम करती है। यह घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्रित हो जाती है, इसे वायु का अफवाह कहते हैं। भाई जहां वायुदाब अत्यधिक होगा तो उधर से दूसरी तरफ की ओर हवाएं बहना प्रारंभ हो जाएंगी। ये कभी कभी हमारे पाले से क्या पौधों की रक्षा करने का भी काम करती है। तो ये तुम्हारा इतना सा आपको याद रखना है बेटा, तापमान का विद्युतकरण किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो तापमान का विद्युतकरण उसे ही कहते हैं कि किसी क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, और कमी न होने के साथ ही उसमें तापमान घटने के बजाय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तापमान का विद्युतकरण कहते हैं। अब इसमें अपन के विद्वानों दो नियम बताएं। एक तो बताया प्लैंक का नियम, एक वस्तु जितनी गर्म होगी, एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी। भाई अपन देखते हैं जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपन के यहाँ क्या आती है, लू आती है। जहां ठंडे क्षेत्र हैं तो उनका ठंडा प्रभाव होगा, और जो गर्म क्षेत्र हैं तो उनका गर्म प्रभाव होगा। लेकिन अब इसमें जो सबसे अधिक प्रभावित करने का काम करती हैं वो सूर्य ताप की तरंगें प्रभावित करती हैं। भाई अपन ने पढ़ा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं तो वहां सूर्य ताप क्या है, खुला मौसम रहता है, शांत रहता है, रेत होती है, तो वहां सूर्य ताप अत्यधिक होगा, गर्म जल्दी होगा। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी जो तरंगें आती हैं वो लघु धीरे तरंगों के रूप में आती हैं। 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये भी डेफिनेशन आ जाती है कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। इसमें आपके छोटे, क्योंकि वीडियो छोटी रह गई तो इसमें छोटे वाले क्वेश्चनों को मैं और आपको करा रहा हूं, तो इनको सुनो। देखो, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो ये 23.5 डिग्री। निम्न में से किस अक्षांश पर दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 23.5 या 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे, निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है? तो इसमें अपन के 4 नगर दे रखे हैं, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नागपुर और चंडीगढ़। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है चंडीगढ़। उसके बाद में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो हमारे यहाँ जो सूर्य से जो प्राप्त होता है वही वायुमंडल जो हमारा गर्म होता है वो लंबी लघु तरंग दैर्घ्य वाले सूर्य विकिरण से होता है।
सॉरी गलत बोल गया, लंबी तरंग दैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण से होता है। उसके बाद निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाइए। सूर्यताप क्या होता है? तो सूर्यताप आने वाले सूर्य विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्यताप। तो इसमें मिलान करना है। सूर्यताप को अपन मिलाएंगे तो इसमें से वाला बिंदु सही है तुम्हारा। सूर्यताप क्या है? आने वाला सूर्य विकिरण है। एल्बिडो किसे कहते हैं? तो एल्बिडो किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, यानी किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश को क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। उसके बाद समताप रेखाएं, तो समताप रेखाएं क्या कहती है? समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखाएं। ये तो मैंने अभी बताया था आपको। समताप रेखाएं किसे कहते हैं? समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखाएं कहते हैं। वार्षिक तापांतर कैसे निकाला जाता है? वार्षिक तापांतर का मतलब होता है कि एक वर्ष का जो तापांतर है उसमें सबसे गर्म, उष्ण का मतलब होता है सबसे गर्म और सबसे शीत के महीनों का तापमान का अंतर। तो ये क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर कहलाता है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तापमान का अधिकतम होता है। इसका मुख्य कारण है, तो इसका मुख्य कारण बेटा विषुवतीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल होते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ अपन का कंप्लीट हो गया। और सभी को नमस्कार। इसको पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। भाई आपको जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा उसको समझे बेटा, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको विद्यालय भी आप बुलाएंगे आपको तो आ सकते हैं। धन्यवाद।